टॉक्सिसिटी, ये वर्ड सुनते ही आपके मन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे कोई अनचाहे फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर, या फिर आज सुबह जिस ऑटो रिक्शा वाले के साथ तुम आए थे वो भी हो सकते हैं। बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये क्यूबिकल्स ही सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। और इसी टॉक्सिसिटी का रीसेंट शिकार हुई थी एना सेबेस्टियन, a 26-year-old girl who worked for EY company. As the 26-year-old Anna Sebastian Perial's death is concerned, she has to work late into the night. Up to 12:30 she has to sit there in the office to complete the auditing. और नोट, ये वीडियो दोनों ही लोगों को ऑफेंड करेगा, जिसमें जो लोग ऑफिसेस को टॉक्सिक समझते एज वेल एज जो लोग ऑफिसेस को एज सच कोई टॉक्सिक नहीं समझते। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो मेरे तरफ से एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आएगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एज अ दोगला व्यक्ति की तरह ही मैं साउंड करूंगा। ये सब दोगलापन है। बट एनीवेज, हमें तो एक डार्केस्ट रियलिटी तक पहुंचना है, तो इसमें अगर न्यूट्रल साउंड करूं या फिर दोगलापन साउंड करूं, आई डोंट केयर। हम टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में बात करते हैं या फिर टॉक्सिक ऑफिसेस के बारे में बात करते हैं, तो जनरली इसका मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन द गूगल एज वेल एज जो भी नॉर्मल परसेप्टेबल लोगों का सोचना है, टॉक्सिक वर्क कल्चर इज नथिंग बट द नेगेटिव बिहेवियर, जिधर पर हो सकता है आपके साथ बुलिंग, स्ट्रेस, या फिर आपको लैक ऑफ सपोर्ट मिले या डिससेटिस्फैक्शन मिले उस काम को करने में या फिर एक पर्टिकुलर जगह में। इन सभी चीजों को टॉक्सिक बोला जाएगा। तो ज्यादातर यूट्यूबर्स हो गए या फिर अदर जितने भी लोग हैं, वो सब लोग टॉक्सिक वर्क को डिफाइन करते लेबर लॉज के नियम के अनुसार। 1948 के लेबर लॉज के अनुसार कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से 9 आवर्स पर डे तक काम करा सकती है, एज वेल एज ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 48 आवर्स पर वीक तक काम करा सकती है। और ये जो 9 to 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी लेबर लॉ की वजह से 9 to 5 का जन्म हुआ था। 2020 में ये चीज थोड़ी सी अलग हो गई थी। यहाँ पर बोल दिया गया एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से 12 आवर्स पर डे तक वर्क करा सकते हैं, एज वेल एज 48 आवर्स तक ही वर्क करा सकते हैं पर वीक। जो भी व्यक्ति नॉर्मली गवर्नमेंट के खिलाफ चलते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर थोड़ा सा हेट करते हैं, वो ये वाला डेटा का फर्स्ट पार्ट ही आपको बता रहे होंगे कि 12 आवर्स तक वर्क की खुद गवर्नमेंट बोलती है कि आप 12 घंटे तक काम करा सकते हैं अपने एम्प्लॉय से। कि अगर बाय चांस आप 48 आवर्स के ऊपर अगर किसी एम्प्लॉय से काम लेना चाहते हैं एज अ कंपनी, तो आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को 2x सैलरी भरनी पड़ेगी। इसका अगर मतलब नहीं समझ आए, मान लेते कि रमेश एक व्यक्ति है जो कि वर्कर है एक कंपनी में, तो अगर उसकी सैलरी पर घंटे की करीब 10 रुपए है, तो अगर वो ओवर टाइम कर रहा होगा या फिर कंपनी उससे ओवर टाइम कराना चाह रही होगी, तो रमेश को हर एक घंटे के लिए उसे 20 रुपए मिल रहे होंगे। ये सभी चीजें लेबर लॉज में पूरी तरह अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। अभी तक आपने ये समझ चुका कि हमारे लेबर लॉज के अकॉर्डिंग क्या एक वर्क लिमिट दी गई है या फिर वर्किंग आवर्स कितने दी गई है। अब जनरली कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये हम जरूर चाहेंगे कि हम अदर कंट्री जो वर्किंग आवर्स है उसका कंपैरिजन कर लें। कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में 48 आवर्स इज द लिमिट फॉर पर वीक वर्क ऑफ वर्कर्स। प्लस अगर अमेरिका की बात करें तो 40 आवर्स पर वीक तक ही लिमिट है। हर एक घंटा जो एक्स्ट्रा कराएंगे उस पे कंपनी को 1.5x टाइम देना ज्यादा पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली स्लो है इंडिया के पर्सपेक्टिव। यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, स्पेशली ऑन द फ्रांस एंड द जर्मनी, तो ये वेरी करता 35 to 40 आवर्स पर वीक तक। चाइना में ये चीज 40 आवर्स पर वीक तक की गई है। ये सब चीजों से हमें एक नेगेटिव साइड मिल चुका है। जो भी अदर कंट्रीज है वो सब बहुत ज्यादा कम वर्क कराती है, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इंडिया रैंकिंग में सेकेंड नंबर की कंट्री आती है अकॉर्डिंग टू रैंकिंग जो सबसे ज्यादा ओवरवर्क करा रही होती है, क्योंकि फर्स्ट में भूटान है। इंडिया वर्सेस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वर्किंग को कंपेयर करते हुए मेरा एक सवाल अपने आप से आया कि आखिर ये सब चीजें ओवरवर्किंग या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर आखिर आया कहां से। तो इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बट हम 1900 के टाइम पे चले जाते हैं जब हमारा देश गुलाम था। तो जस्ट कंपेयर करते हैं हम वर्किंग आवर्स को विद द अदर कंट्रीज। तो उस समय पे यूएस का, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 60 आवर्स पर वीक तक एवरेज में वर्किंग रहती थी, एज वेल एज यूके में 53 आवर्स पर वीक तक वर्किंग रहती थी। जर्मनी में इट वाज 57 आवर्स पर वीक, एज वेल एज फ्रांस में 60 आवर्स तक ये नंबर था। सबसे बड़ी बात है 1900 टाइम पे सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात करें जो कि 1800s के टाइम पे आया था, नई इंडस्ट्रीज बन रही थी या फिर बहुत अच्छे से मशीन्स की ग्रोथ हो रही थी, तो वो था सबसे डार्क पीरियड। 1800s के टाइम पे यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में 96 आवर्स पर वीक तक एवरेज वर्किंग थी। यूएस में ये नंबर 62 आवर्स था, एज वेल एज बेल्जियम में 67 आवर्स। आपका सवाल हो रहा होगा कि ठीक है, ये सब डेटा का हमें क्या लेना देना, क्योंकि अगर यूके हो गया, यूएस हो गया, ये सब जगह पे 96 या 100 आवर्स भी वर्किंग है, तो
हमें इससे क्या लेना देना, क्योंकि ये सब चीजें तो एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है। अगर आप ये इस तरह की सोच रख रहे हो तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे हो, क्योंकि 1800s के टाइम पे हम एक कॉलोनी थे या फिर हम एक टाइप के गुलाम थे। भी वर्किंग आवर्स से ये सब काम कराया जा रहा था बाय द इंडिया से ही वर्कर्स जा रहे थे फ्रॉम द यूके या यूएस, और इधर पर पूरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन वेस्टर्न वर्ल्ड ही ने स्टार्ट किया था विद द इंडियंस। और ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा होता है। तो आपको इनडायरेक्टली ये समझ आ चुका है कि एक्चुअल में ऑफिस वर्क कल्चर या फिर बोला जाए तो इतनी सारी टॉक्सिसिटी इन द वर्क कल्चर एक्चुअल में कहां से ओरिजिन हुई। पर्टिकुलरली इसके रीजंस बात करें तो कॉलोनियल रूल इज द वन केस, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से जस्ट लाइक ब्रिटेन हो गए, वो बहुत सी कॉलोनीज बना के रखा था और उसको चीप लेबर के तौर पर उनके गुलाम ही काफी रहते थे, जो कि हम थे। इसी टाइम पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे आई थी और उसी को काउंटर करने के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी बूम पे आई थी। अब ये दोनों थोड़े से वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ना। कोई भी देश है वो तीन चीजों से वर्क कर सकता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सिंपल एज दैट कि वो बोलती है आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिल रहा होगा, मतलब आप जितना ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जॉब में पैसा कमाएंगे, वो सब आपका पैसा आ रहा होगा। एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी इज समथिंग कि जितने भी रिसोर्सेज है या फिर जितना भी मनी है वो इक्वली हम सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसमें रशिया आता है एज वेल एज खासकर चाइना इस टाइप ऑफ इकोनॉमी का पार्ट है। जस्ट लाइक अगर मैं मान लेता हूं मैं और 2-3 लोग एक विलेज में रहते जो कि एक खेती कर रहे होते, मैंने करीब करीब 20 किलो गेहूं निकाला, एज वेल एज मेरे बाकी के जो 2 साथी थे उन्होंने 5 केजीज निकाला। अब 20 किलो मेरे को मिलना चाहिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से ये होगा कि जो 30 किलोज है जो कि तीनों का कंबाइंड है उसको तीनों में डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज 10 किलोज ईच। तो ये हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल। बट अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें जो कि इंडिया आता है, वो टाइप ऑफ अप्रोचेस को ली जाती है। कुछ केसेस में जस्ट लाइक अर्निंग मनी में थोड़ा सा हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ वर्क करते हैं, और अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें तो हम थोड़ा सा सोशलिस्ट इकोनॉमी में मिल जाते हैं ना। ये सब चीजें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ाने का इसलिए क्योंकि जो वर्ड्स अब मैं यूज करने वाला हूं वो थोड़े से हैवी ना पड़ जाए, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें पहले ही क्लियर कर दिया। हिस्ट्री में जब जा रहे थे तो 1800s के टाइम पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक्चुअल में बूम करने लगी। लोगों ने बहुत इंडस्ट्रीज के जो मालिक थे उन्होंने बहुत पैसा बनाया विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अदर पीपल, इससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला, बट जो भी उनके वर्कर्स थे उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। और यहीं से इसको काउंटर करने के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई गई। दरअसल गलत हो रहा है कि आप अपना प्रॉफिट बना रहे हैं बट आप जो भी वर्कर्स है उनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रहे। तो यहां से कार्ल मैक्स जो कि फादर ऑफ सोशलिज्म बोला जाता है, काउंटर फिलॉसफी करे या फिर काउंटर अटैक करे ऑन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और यहीं से सारी चीजें वर्क करी। बट एंड ऑफ द डे ये सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, आई मीन डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है, उसको अगर इकोनॉमिक वाइज बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी है तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू जाना पड़ेगा। अनलाइक द चाइना जहां पर वन पार्टी सिस्टम 1947 आते आते तक ये अंग्रेज जा चुके थे, तब भी क्या ये टॉक्सिक ऑफिस कल्चर था या नहीं था? सवाल बड़ा है पर आंसर बहुत ही छोटा है, क्योंकि 1947 से 1990s तक सीन ये हुई कि थोड़ी सी हमारी जो अप्रोच थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, एज वेल हम मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी को अप्रोच कर रहे थे। बट इस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो वर्किंग थी वो बहुत ज्यादा ढीली थी या फिर बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये जॉब बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी एज वेल एज बहुत ज्यादा आरामदायक थी, और सभी का एक परसेप्टिव था कि इस जॉब में आ जाओ जो कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपके मजे ही मजे है, जो कि बिल्कुल सही है। बट टाइप ऑफ पीपल जो हमें मिल रही होती वो थोड़ी सी कास्टिज्म बोल रहे या फिर थोड़ी सी टॉक्सिसिटी काफी लेवल की थी। ये जो टाइम था 1947 से 1990 तक का, ये एक टाइप का ऐसा टाइम था जहां पर जो हमारा ऑफिस टॉक्सिक कल्चर है वो थोड़ी सी रूट कॉज 1991 में, क्योंकि इस टाइम में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। Reserves for just 3 weeks of imports. External debt 23% of GDP. India faced one of its gravest economic crises. Foreign exchange reserves could barely cover a few weeks of essential imports. The collapse of the Soviet Union, which is India's key trade partner, only worsened the situation. जो भी अदर कंट्रीज की कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश कर सकती, नौकरियां दे सकती या फिर कई एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, एजुकेशन दे सकती है, एसेक्ट्रा थिंग दे सकती है, मतलब एक टाइप का बिजनेस एक्सपांशन कर सकती, ग्लोबलाइज कर सकती है। और इसी टाइम पे यहाँ पर इंडिया में आया
मेजर बूम ऑफ द जॉब एज वेल एज सैलरी। बट इसी टाइम पे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ वर्किंग को अप्रोच किया गया। सिंस आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपसे ओवरवर्क जो वर्ड है वो एक्चुअल में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ या फिर यहाँ पर पाया जाने लगा। समय का जो इंडिया था वो एक्चुअली में इंडियन फैमिलीज थे, उन्हें मनी की बहुत ज्यादा नीड थी, तो सिर्फ ज्यादा काम कराने से कुछ सैलरी में अगर इजाफा होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी एक बोरिंग सी स्टोरी पढ़ाने का क्या मतलब था आपका। मेरा परसेप्टिव इस पूरी स्टोरी को संभालने का ये था, जिस कंट्री से हम आज की डेट में कंपेयर कर रहे हैं वो सब एक सुपर पावर्स बन रही है या फिर बनने वाली है, और हम एज अ डेवलपिंग कंट्री, मतलब जितने भी एग्जांपल्स ऑफ 40 आवर्स ऑफ वर्क वीक ऑन द यूएस या फिर यूके की बात हो रही है, ये सब एक डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज इनको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और इनकी ग्रोथ उन्होंने 1800s के टाइम पे या फिर 1900s के टाइम पे बहुत तरीके से कर ली है। एज सिंपल एज दैट कि जब हम बात कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो कि थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, तो वी कैन से दैट कि हम उसको थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, फिर नॉर्मल व्यक्ति की तरह सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ेगा और टॉपर भी 2 से 3 घंटे ही पढ़ेगा। वी कांट कंपेयर लाइक दैट। उस पर्टिकुलर बच्चे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्यूशन, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर वो टॉपर तक पहुंचना चाह रहा है, और ये पूरा ओपिनियन मेरा है। प्लस ये एक्चुअली में अगर एज अ नेशन आप देख रहे हो इकोनॉमी वाइज, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग करनी ही पड़ेगी अगर हम चाहते। बट इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी और के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही वर्क करना पड़े। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर आपके वर्क की कदर नहीं कर रहा है तो इट्स नॉट कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो। आखिर हमने 1991 तक हमने बात कर ली थी, और उसके बाद आता है प्रेजेंट एरिया, और प्रेजेंट एरिया में जो ओवरवर्क है उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द हसल कल्चर। मतलब अपने ऊपर वर्क करना कि मैं हसल कर रहा हूँ, वर्किंग में बहुत ज्यादा कर रहा हूँ जिससे मुझे रियल सक्सेस में। इट्स सिंपल एज दैट। उनका कहना है कि वर्किंग मोर इज इक्वल्स टू सक्सेस, जो कि काफी ज्यादा गलत अप्रोच हो सकती है। और इसी जो हसल कल्चर है उसके जो कॉर्पोरेट माफियाज हैं वो फायदा उठा रहे हैं कि आप ज्यादा वर्क करें तो आप एक हसल कर रहे हैं अपने करियर के लिए, एज वेल एज जो कॉर्पोरेट्स है वो इस चीज के लिए ओवर टाइम नहीं दे रहे होंगे। और यहीं पर बहुत ज्यादा लूप होल्स है, क्योंकि लेबर लॉज बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपको पेनल्टीज देनी पड़ेगी अगर आप इससे ज्यादा 48 आवर्स से वर्क करा रहे होंगे। बट ऑफ द कंपनी इस नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ना। जब हमने एक हसल कल्चर, हसल वर्ड को इंट्रोड्यूस करा है, तो हसल वर्सेस ऑफिस कल्चर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हसल कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिस टॉक्सिक कल्चर। बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, एज वेल एज रिसर्च और एसेक्ट्रा थिंग में बहुत मेहनत लगती है। मैं जानता हूँ कि आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, एज वेल एज आपको अवेयर होते हो, एज वेल एज आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज वी आर इन द रोड टू टच as soon as possible 10,000 सब्सक्राइबर। और आपके जैसे अनेक व्यक्ति अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम ये मार्क बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है, बट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, नाउ जब हम हसल कल्चर के बारे में बात करते हैं एज वेल एज हम एक ऑफिस टॉक्सिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, इनमें डिफरेंस बहुत ही एक थिन लाइन का है। हसल इज पर्टिकुलर व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है विथ अ पर्पस। अपना एग्जांपल लूं कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूं या फिर मैं वीडियोस बना रहा हूं विथ अ पर्पस कि मुझे कई लोगों तक पहुंचना है और अपनी बात रखना है, या फिर मेरे को एक पर्टिकुलरली ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि मुझे ये चीज में मजा आ रहा होता है। ऑफिस टॉक्सिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, इट्स जस्ट कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे फोर्स कर रहा है कि आपको ये वीडियोस बनानी है। मतलब अगर मैं किसी कंपनी के अंदर एक एज अ कंटेंट क्रिएटर हूं और वो मुझे फोर्स कर रहा है कि आपको दिन के 3 वीडियोस बनाए, 2 वीडियोस बनानी है, तो ये आ जाता टॉक्सिक ऑफिस कल्चर। मतलब दोनों ही केस में मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर मेरा पर्पस है हसल में, और जब ऑफिस टॉक्सिक कल्चर में मेरा पर्टिकुलर एज अ पर्पस मुझे नहीं दिख रहा होता है तभी उसे टॉक्सिक बोला जाता है। बोथ ऑफ द केसेस में हार्ड वर्क हो ही रहा है। यही जो टॉक्सिसिटी है उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स काफी ज्यादा हैं, जो कि आपकी लाइफ एज वेल एज आपकी मेंटल पीस एज वेल एज कई केसेस में आपको डेटोरिएट कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी का नंबर 1 रीजन मेंटल बीइंग है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि सिंस आपके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है जो कि खत्म ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से आपके जो ब्रेन है वो हमेशा थोड़ा बहुत स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में ही रह रहा होता है। जस्ट लाइक जो रिसेंट बहुत ज्यादा दुखद केस था, एना सेबेस्टियन हु वाज 26 ईयर ओल्ड गर्ल, जो कि एक कोलैप्स हो गई थी काम की वजह से। 12 to 16 आवर्स तक रहती थी कि वो रात भर अपना काम कंप्लीट कर रही है, वो सुबह उठ रही है, उनके स्लीप डिसऑर्डर्स एंड एसेक्ट्रा थिंग हो रही है। और ये सब चीज है बहुत ही आसानी से छुपाई जा सकती है या फिर छुपती है, और इतना ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर नहीं रहता टॉक्सिक ऑफिस कल्चर का।
बिकॉज ये सब चीजें कभी लाइमलाइट में आती नहीं, और ये लाइमलाइट में आती ही नहीं है, इसका भी रीजन है, बट हम उसे थोड़ी देर में करते। बट ये वाला जो केस है वो एक्चुअली में इसलिए लाइट में आया क्योंकि एनाज मदर ने जो लेटर लिखा था चेयरमैन को ऑफ द ई बहुत ज्यादा वायरल हुआ ऑन द लिंक्डइन, इंस्टा एंड एटसेट्रा एरिया, जो कि हमें कंसर्निंग फैक्टर पे लाके खड़ा कर दिया कि एक्चुअल में टॉक्सिसिटी ऑफिस कल्चर में बहुत ज्यादा हो रही है, जिस वजह से एना सेबेस्टियन के साथ हुआ दैट इज द बर्नआउट। पूरे टाइम वर्किंग कर करके उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर एक टाइप के एग्जॉस्ट होना बोलते हैं, वो चीज हुई, और उसी वजह से उनके स्लीप डिसऑर्डर्स होने लगे या फिर स्लीप प्रॉब्लम होने लगे। और एंड ऑफ द डे एना सेबेस्टियन जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉय बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ही बहुत बड़ा मेजर कंसर्निंग फैक्टर है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एज वेल। नाउ जितने भी ऑफिस वर्क कल्चर आज की डेट में है डेस्कटॉप में, खासकर हमें देखने मिलते हैं इन द क्यूबिकल्स, और क्यूबिकल्स में आप ऑल द टाइम ऑफिस चेयर में बैठे रहते हैं विद द नो ब्रेक्स और वेरी शॉर्ट ब्रेक्स, जिस वजह से आपकी जो बैठने का तरीका वो एक ही पोजीशन में हो जाती है, जिस वजह से आपका एक पोस्चर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिस वजह से आपको जो स्पाइनल कॉर्ड में पेन्स हो गए, नॉर्मल सी फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको बहुत ज्यादा पेन में डालती है, एज वेल एज अदर इश्यूज भी होते हैं, जस्ट लाइक आपकी जो नॉर्मल डाइट है, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, जिस डाइट भी अच्छा नहीं है, एज वेल एज आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो भी अच्छा नहीं है, एज वेल एज हाई बीपी, हार्ट डिसीजेस, ये सब चीजें आप एक न्योता तरफ दे रहे हैं इन द क्यूबिकल्स। मैनेजर्स एज वेल एज द बॉसेस डोंट केयर अबाउट दीज टू थिंग्स एंड दे ऑल केयर अबाउट द प्रोडक्टिविटी, बट उन्हें ये कौन समझाए कि प्रोडक्टिविटी भी छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। जनरली परसेप्टिव ये है कि जो व्यक्ति 12-12, 13-13 घंटे किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर दो चीजें मैटर करती है, दैट इज द फोकस एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कोई भी काम में अगर आप फोकसली करते हैं तो हो सकता है कि वो काम 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, एक्चुअल में उतना टाइम लग रहा हो, बट वो पर्टिकुलर काम सिंस आप ब्रेक्स नहीं लेते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी आपकी लूज है तो वो सब चीजें करीब 1-2 घंटे लग रहे होंगे। तो द फोकस वी नीड वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते प्रोडक्टिविटी का। अगर कोई भी व्यक्ति फोकस से काम कर पा रहा है तो वो बहुत जल्दी काम कर सकता है। ये चीज एम्प्लॉयज जानते हैं कि हम फोकस से अगर काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, बट दे ऑल्सो नो कि जो हमारे ऊपर व्यक्ति बैठे हैं वो उनका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक टेबल चेयर में बैठे तो हमें ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा। तो ज्यादातर एम्प्लॉयज भी उसी तरह से कर रहे हैं कि अगर हमें प्रमोशन चाहिए या फिर इस जॉब में हमें टिकना है तो हमें अपने बॉसेस के अनुसार ही चलना पड़ेगा। भाड़ में गई प्रोडक्टिविटी, भाड़ में गया फोकस, बट हम सिर्फ 12 घंटे भी टाइम पास कर रहे होंगे ऑफिस में तो भी काफी बेटर है। और ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ऑफिस पॉलिटिक्स। बहुत से एम्प्लॉयज का यही कहना रहता है अलग अलग पोस्ट में कि एवरी सिंगल टास्क में बॉस का इंटरफेरेंस या फिर मैनेजर्स का इंटरफेरेंस या फिर एक टाइप का कंट्रोल लेने का, कि छोटे छोटे टास्क में भी एम्प्लॉयज को एक टाइप का गाइड करना या अननेसेसरी डिस्टर्ब करना, उन्हें लगता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल सही हैं, बट आप इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं जो कंपनी के हानिकारक है, प्रोडक्टिविटी के लिए हानिकारक है, एज वेल एज कंपनी के इकोनॉमिक्स के लिए भी हानिकारक है। 12 से 13 घंटे एक शौक नहीं है किसी भी एम्प्लॉय का बैठने का, बट फेवरेटिज्म इस तरह से है कि कोई भी जो मैनेजर वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अगर बैठ रहा है तो वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और इस वजह से जो भी एम्प्लॉयज है वो इंप्रेस करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रमोशन एंड एक्सेट्रा थिंग इसी वे में मिल रहे हैं। ऑल्सो जब ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते बुलिंग, जो कि लॉकडाउन टाइम में बहुत सी वीडियोस वायरल हुई थी विद द हैरेसमेंट या फिर विद द एम्बैरेसिंग द एम्प्लॉयज ऑफ विद द अब्यूजिव एंड अदर थिंग्स। দেখতে পাচ্ছি না, কথা বল। হ্যাঁ বলছি বস। নেক্সট 20 দিন তোকে দেবো আর 2জন আরবিএইচ কে দেবো। যথেষ্ট টাইম আমি ওখানে দিয়েছি, যথেষ্ট বোঝানো আমার হয়ে গেছে। বল লাস্ট 2 দিনে কটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট কটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিস? 8 তারিখে 10টা সেভিংস খুলেছে, 2টো কারেন্ট খুলেছে। राइट, हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें मीन्स हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा, बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते। हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। हमें अमितेश सर से सपोर्ट मिला। नो सर, आई विल नॉट कम इन केबिन, आई विल कम confront in here itself। बट अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो सवाल ये है कि ये जो एम्प्लॉयज है वो छोड़ क्यों नहीं देते उस कंपनी को? इसका आंसर ये है कि बहुत से एम्प्लॉयज ये चीज कर सकते हैं, बट इंडिया के परसेप्टिव ये चीज थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि
सिंस हम एक इकोनॉमी है जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, देन टू हम ये भूल नहीं सकते कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। मतलब आप सिर्फ डेटा ही देख लोगे तो हम एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट अदर एडजेसेंट जितनी भी इकोनॉमीज है उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे काफी ज्यादा है। नाउ इसके रीजन पॉपुलेशन भी है एज वेल एज हमें बहुत ज्यादा इनडिफरेंसेस इन द इकोनॉमी। और ये जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड। एज अ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब सिक्योरिटी को इस तरह नहीं छोड़ सकता कि वो पर एक टॉक्सिक बिहेवियर में रहना ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू बीइंग एन अनएम्प्लॉयड और सिटिंग आइडल इन द रूम। उसकी पूरी जितनी भी डिपेंडेंसी, उसकी फैमिली की डिपेंडेंसी उससे है, तो वो एक टाइप के एडजस्टमेंट कर से, या फिर बोला जाए तो स्ट्रेस से डील करके वो चीजें कर सकते हैं, क्योंकि गुड पैकेज में जॉब लेना इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सब चीजें कंपनीज वाले अच्छे से जानते हैं कि आपको रिप्लेस करने के लिए 10 या 20 लोग पीछे खड़े ही रहे। एक टाइप का पावर है वो कहीं ना कहीं कंपनीज के पास है कि वो किसको रखना चाहते हैं एज वेल एज वो किसको नहीं रखना चाहते। एम्प्लॉयज चाहे तो इस टॉक्सिक बिहेवियर के विरोध कोर्ट में जाके इन सब चीजों को काउंटर कर सकता है, क्योंकि जो लेबर लॉज एक टाइप की रूल बुक है जिससे कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज इस चीज को फॉलो नहीं करती हैं। बट देन टू लोग नहीं जाते बिकॉज इन सभी चीजों में द टाइम, एफर्ट एज वेल एज मनी जुडिशरी में बहुत ज्यादा जाने वाला है। और हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा क्रिटिसाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जुडिशरी इतने अच्छे से एफिशिएंसी देती है कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ठीक है मैं जॉब ही कर लेता हूँ आसानी से, क्योंकि मुझे न्याय मिलने की कोई गुजारिश नहीं लग रही है। और ये दो एक पर्टिकुलर रीजंस बनते हैं जिस वजह से पर लोग इस पर्टिकुलर द टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स के साथ साथ डील कर रहे होते एवरी सिंगल डे, और वो अपनी जॉब नहीं क्विट कर रहे होते। बट एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन इज दैट कि गवर्नमेंट को रूल्स तो बना चुके बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह रही है, तो गवर्नमेंट को एक टेक ओवर रखना पड़ेगा या फिर चीजों को देखना पड़ेगा जैसे लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज, कि वो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा कि कंपनीज शुड फॉलो द लेबर लॉज या फिर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं फॉर काउंटरिंग द टॉक्सिसिटी इन द ऑफिसेज। एज वेल कंपनी को एज अ इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्क करना पड़ेगा कि वो भी उन्हें भी समझना पड़ेगा कि हाँ एम्प्लॉय रहेगा तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी। बाकी मैक्सिमम ऑफ द क्यूबिकल्स जॉब जो है वो एक्चुअल में रहे इंजीनियर्स और खासकर आईटी इंजीनियर्स। देयर इज अ डार्क ट्रूथ या फिर डार्क फ्यूचर ऑफ द सीएस इंजीनियर एज वेल। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, see you, have a good day. Hare Krishna.